आपको बताने वाला हूं कि मजिस्ट्रेट, जज और हाई कोर्ट जज में क्या अंतर होता है। लोगों के सवाल होते हैं कि हमारी बेल एक मजिस्ट्रेट साहब ने खारिज कर दी है, तो अब हम कहाँ जाएं, हमारी बेल अब कौन करेगा। आपको मैं एक छोटी सी सामान्य जानकारी देना आवश्यक समझता हूं कि आपको ये पता नहीं है कि मजिस्ट्रेट और जज में क्या अंतर है, तो कहीं ना कहीं आप न्यायालय में परेशान होते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और पुलिस उसको अरेस्ट करती है, तो सबसे पहले पुलिस उसको एक मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगी, जो उस व्यक्ति का आगे का फैसला करेगा कि उसको जेल भेजना है, पुलिस कस्टडी में भेजना है, कि उसे जमानत देनी है। क्योंकि अगर अपराधी किसी बड़े अपराध में पकड़ा गया है, आप आम जनता के हिसाब से समझ लीजिए किसी ने कोई मर्डर किया हुआ है और पुलिस ने उसे 302 के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का काम तो ये है कि उसको जो नज़दीकी मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट को केवल, जिसे हम कानून की भाषा में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भी कहते हैं, उसे केवल 3 साल तक के अपराध वाले जो प्रकरण होते हैं उनमें ही किसी अभियुक्त को जमानत देने या उसके प्रकरण सुनने का अधिकार होता है। आपका 302 का जो केस बन रहा है, उस मजिस्ट्रेट को ये पावर नहीं है वो आपको बेल दे। तो जब पुलिस आपको उस मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी, तो वहां से तो आपको या तो पुलिस कस्टडी में सौंपा जाएगा अगर पुलिस आपकी रिमांड मांगती है, या आपको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। जुडिशियल कस्टडी क्या होता है? जब आप न्यायालय के आदेश पे जेल में बंद होते हैं, उसे जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। अब आप जेल में हैं, आपने अपनी बेल लगाने के लिए 439 सीआरपीसी के सेक्शन का उपयोग किया। आपकी 439 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो बेल है वो सेशन जज के पास जाएगी। सेशन जज आपकी बेल को या तो खुद सुनेगा या अपने किसी अन्य अधीनस्थ अतिरिक्त सेशन जज के पास उस फाइल को भेजेगा। वह सेशन जज आपकी बेल मैटर में फैसला देगा कि आपको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपकी बेल सेशन कोर्ट से भी खारिज होती है, तब आपकी बेल हाई कोर्ट में आपको लगानी होगी। हाई कोर्ट में बेल लगाने के लिए आपको सेशन कोर्ट के इस बेल के खारिज का ऑर्डर चाहिए होगा, जिसके बेस पे हाई कोर्ट में आपकी बेल लगाई जाएगी। हाई कोर्ट जज को ये पावर है कि वो आपको बेल दे या आगामी किसी डेट के लिए आपको तय करे कि आप इस दिन अपनी बेल दोबारा लगाइएगा, चालान के बाद या किसी साक्षी की गवाही के बाद। सेशन जज के पास उम्र कैद की सजा देने तक के अधिकार होते हैं, तो उसे जमानत देने का भी अधिकार रहता है। हाई कोर्ट जज एक बहुत ही विशेष प्रक्रिया के तहत बनाए जाते हैं, इसलिए उनको असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट जज बनने के लिए किसी को कोई एग्जाम नहीं देना होता। मजिस्ट्रेट या सेशन जज बनने के लिए एक एग्जाम पास करना होता है। उसको पास करके कोई भी एक लॉ ग्रेजुएट जज या मजिस्ट्रेट बन सकता है, या मजिस्ट्रेट अपने कार्य करने के दौरान प्रमोशन के द्वारा सेशन जज बन सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जज बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है। हाई कोर्ट जज कौन बनता है? हाई कोर्ट जज बनने के लिए जो एक बेसिक योग्यता रखी गई है वो ये है कि आप लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, आपने कम से कम 10 साल तक वकालत की हो और आपकी उम्र 45 वर्ष या उससे अधिक हो। ये एक सामान्य क्राइटेरिया है। तो क्या हर कोई व्यक्ति एलिजिबल है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है हाई कोर्ट जज बनने के लिए? हाँ, वो योग्य तो है, पर वो बनेगा, ये संभावनाओं पर डिपेंड करता है। वो कैसे? आजकल आप एक वर्ड सुन रहे होंगे कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक बात चल रही है कि कॉलेजियम खत्म होना चाहिए
सरकार के पास पावर होनी चाहिए कि वो जजों की नियुक्ति करे। ये कॉलेजियम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम 5 न्यायाधीश, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं, इन लोगों की एक समिति जो रहती है उसे कॉलेजियम कहा जाता है। वरिष्ठतम 5 न्यायाधीश सीजे और उसके नीचे के 4 न्यायाधीश मिलकर कॉलेजियम का निर्माण करते हैं। ये कॉलेजियम देश के विभिन्न हाई कोर्टों में कार्यरत अधिवक्ताओं और उस राज्य में पदस्थ सेशन जज की योग्यता और अनुभव को देखते हुए उन्हें हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए सिफारिश करते हैं। पूरे देश के समस्त हाई कोर्टों से ये कॉलेजियम उस राज्य के चीफ जस्टिस के माध्यम से नाम मंगाता है कि कौन कौन से ऐसे अधिवक्ता हैं जो हाई कोर्ट जज बनने की बेसिक शर्तों को पूरा करते हैं और उनमें ऐसी क्षमताएं हैं, ऐसा वैधिक ज्ञान है कि वो न्याय प्रक्रिया में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। चीफ जस्टिस जो राज्य के होते हैं वो कुछ नाम भेजते हैं, उन नामों को कॉलेजियम फाइनल करता है कि इनमें से किसको हमें जज बनाना है और किसको जज नहीं बनाना है। जिन नामों को कॉलेजियम छांटता है उन नामों की सिफारिश कॉलेजियम सेंट्रल गवर्नमेंट से करती है कि इन लोगों को हमने चुना है हाई कोर्ट जज बनने के लिए, आप कृपया इनको हाई कोर्ट जज बनाने के लिए आगामी कार्रवाई पूरी करें। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर रहती है कि कॉलेजियम की भेजी गई किसी भी सिफारिश को वो अपने पास रोक के रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उस व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल निकालता है जिसके लिए सिफारिश आई है कि उसका नैतिक चरित्र कैसा है, उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आईबी जैसी संस्थाओं की मदद लेती है और उसका बैकग्राउंड खंगालती है कि कहीं कोई गलत व्यक्ति तो नहीं है जो उसकी गलत बातें माननीय न्यायालय से कहीं छुप गई हो, कॉलेजियम उनको देख ना पाया हो, तो सेंट्रल अपने हिसाब से चेक करता है। अब सेंट्रल को जब लगता है कि ये व्यक्ति उचित है और इसे हाई कोर्ट जज बनाया जाना चाहिए, तो उस सिफारिश को मान के उनकी पदोन्नति के लिए आदेश जारी कर दिए जाते हैं, जिसपे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात उस व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया जाता है। हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होने के साथ साथ 2 चीजें रहती हैं, या तो उस जज को अतिरिक्त हाई कोर्ट जज के रूप में अपॉइंट किया जाएगा या उसे स्थायी हाई कोर्ट जज के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। अगर उसे अतिरिक्त हाई कोर्ट जज के रूप में अपॉइंट किया जाता है तो उसका एक परिवीक्षा अवधि का कार्यकाल होगा जो लगभग 2 साल तक का रखा जाता है। इन 2 सालों में उसका कार्य देखा जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को लगता है कि ये 2 साल तक इसने अच्छा काम किया है तो उसको रेगुलर हाई कोर्ट जज के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। अन्यथा की स्थिति में उसको उसके टाइम के बाद हटा दिया जाता है। लेकिन एक बार अगर किसी को हाई कोर्ट जज स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया या परिवीक्षा अवधि का जज अपना टाइम पूरा करके स्थायी नियुक्त हो गया तो उसको हटाना बहुत टेढ़ा काम है। आप सामान्य भाषा में समझ लीजिए, हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज का पद एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को हटाने के लिए एक पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। वो विधिक प्रक्रिया क्या है? आप इसे इस तरह समझ लीजिए कि अगर किसी हाई कोर्ट जज को हटाना है उसके पद से तो उसके लिए वही प्रक्रिया फॉलो करनी होगी जो भारत देश के राष्ट्रपति को हटाने के लिए की जाती है। सामान्य भाषा में जिसको हम महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इस बात के लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा कि वो जज उस पद पर रहने के योग्य नहीं है और लोकसभा राज्यसभा बहुमत के साथ ऐसा निर्णय करेंगी कि इस व्यक्ति को पद से हटाया जाए, तब वो हाई कोर्ट जज उस पद से हटाया जा सकेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण पद है और कितनी पावर का पद है। ऐसे ही हर किसी को नहीं दिया जा सकता। जिसकी
हटाने की प्रक्रिया इतनी मुश्किल है तो उसको चुनने की प्रक्रिया भी मुश्किल ही होनी चाहिए। यही हाई कोर्ट जज प्रमोट होके सुप्रीम कोर्ट जज बनते हैं। प्रक्रिया वही रहती है, वही कॉलेजियम रहता है, वही तय करता है कि किस हाई कोर्ट के किस जज को हमें सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना है। इसी बात पे सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का विरोधाभास है। सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से हाई कोर्ट के जज चुन रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जज चुन रहा है। सरकार का यहां पर यह कहना है कि हमारा कोई इसमें रोल क्यों नहीं है। देश के इतने बड़े पद पर कोई व्यक्ति पदासीन हो रहा है तो उसको अपॉइंट करना या नहीं करना, इस संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर होने चाहिए। इस संबंध में न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया और कॉलेजियम प्रणाली के तहत आज भी हाई कोर्ट जज की नियुक्ति हो रही है। हाई कोर्ट जज की पावर का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कितनी असीमित पावर उनको है।